इम्तियाज जलील साहब, आप तमाम हजरात के रूबरू पुरजोर तालियों का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हैदराबाद से आए हुए हमारे एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद के हमारे सीनियर कॉरपोरेटर्स सैयद सोहेल कादरी साहब, मोहम्मद नसीर भाई, हुसैनी पाशा साहब, थोड़ा पीछे से लो, पीछे दुनिया में हमारे नौजवान साथी इरशाद जागीरदार साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले तो धुलिया की पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस जो रैली निकली थी उसमें जो आप लोगों ने इंतज़ाम किए थे, मैं धुलिया के आवाम के ज़रिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से धुलिया की पुलिस के लिए आप लोग देखिए, हम आएंगे, हम तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है कि शहर में अमन बरकरार रहे, जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो जाए। मैं आप लोगों से भी और ख़ास तौर से नौजवानों से भी ये अपील करना चाहूँगा, ये इलेक्शन में बहुत अलग अलग सियासी पार्टियां आएगी, आप लोगों का कभी उनके साथ आमना सामना होगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ें, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन वो लोग जब बौखला जाते हैं सामने वाले की ताकत देखकर, तो यकीनन वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद चाहते हैं कि हमसे उलझे। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने धुलिया की महानगर पालिका के अंदर उतारे हैं, इंशाअल्लाह 16 तारीख के दिन हम बड़ी धूमधाम के साथ इस शहर के अंदर जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। यहाँ पर जिस इलाके के अंदर ये जलसा हो रहा है, वहां पर हमारे सीनियर कायद जनाब हाजी इस्माइल लोकमान पठान साहब, हमारे दो उम्मीदवार हैं, दोनों के दोनों पहलवान हैं, अंसारी फैसल पहलवान और यूनुस शेख पहलवान। अगर आप दोनों इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते तो मैं आप लोगों को औरंगाबाद लेकर गया होता मेरे साथ में। मुझे अभी पहलवानों की बहुत सख्त जरूरत है। हाजी साहब से मैं एक मंत्र सीखना चाह रहा हूं, 4 बार जीत चुके हैं आप, कुछ हमें भी बताइए कैसा जीता जाता है। यकीनन यहाँ की आवाम आपसे मोहब्बत करती है और आपने जो काम किए हैं, हमने भी ऐसा नहीं है कि चेहरे देखकर हमने टिकटें दिए हैं। जो लोग मस्जिद का टिकट मांग रहे थे, हमने पूरी तरीके से उनका सर्वे करवाया, हमने उनके बारे में जाना कि उनके अंदर कितना जज्बा है खिदमत करने का, कौम के लिए उनको कितनी तड़प है। ये सब देखकर ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह 21 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे हैं और यकीनन इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे इरशाद जागीरदार साहब का है, जिन्होंने मुझे वादा किया है और मैंने इनके जरिए असद साहब को वादा किया हूं कि असद भाई 16 तारीख के दिन धुलिया आपको एक अच्छा तोहफा देने वाला है। मैं जब धुलिया आता हूं तो यकीनन मुझे इस बात की तकलीफ होती है, इस शहर ने हमें बहुत मोहब्बतों से नवाजा,
आप लोगों की दीवानगी हमने पहले भी देखे, और आज जब मैं इस शहर के अंदर आता हूं तो एक बात कहना चाहता हूं कि लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने यहां फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। यकीनन जब हमारा कोई अपना महज अपने सियासी मफाद के लिए जब छोड़कर जाता है तो तकलीफ होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शख्सियतें मायने नहीं रखती है मेरे भाई। इम्तियाज जलील आज महाराष्ट्र का सदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह ओहदा मुझे दिया। यकीनन मैं उनके उस भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता और असद भाई को कभी छोड़ नहीं सकता। यकीनन जब इलेक्शन आता है तो फैसले करना इस वजह से भी मुश्किल हो जाता है। आप तसव्वुर करिए, मेरे अपने शहर औरंगाबाद में जहां एक पैनल के लिए 4 उम्मीदवार हमें चुनना है और मानने वाले कितने हैं तो 52 लोग हैं। 52 लोगों में से 4 लोगों को चुनना कितना मुश्किल काम है, यह आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वो 52 में से अगर हम पूरी तरीके से अच्छे से छांट लें कि इसमें मजलिस से मोहब्बत करने वाला कौन है, किसके अंदर जज्बा है काम करने का, तो ऐसे कम से कम 30-35 लोग निकल जाएंगे। और उन 30-35 में से 4 को चुनना इतना मुश्किल का काम था, ये मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही जानते हैं। लेकिन कोई भी सियासी जमात, कोई भी पार्टी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब अपने कायद के फैसलों के ऊपर मजलिस को चाहने वाले लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक नहीं कहा। तो कुछ लोग उसका फैसला मान लेते हैं और कुछ बगावत के ऊपर उतर आते हैं, कुछ विरोध करते हैं। मुझे एक धुलिया का भी वीडियो आया था जिसमें बताया गया था इम्तियाज जलील धुलिया कैसा आता है, हम देखते आ गया। तो धुलिया में कदम रख के बता ये ले रख दिया। देखिए, आपको ये इख्तियार है, आप इलेक्शन लड़ें, किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन हमको एक बात समझ में आती है, अगर तुम अपनी जमात के साथ वफादारी नहीं कर सकते हैं तो तुम दुनिया में किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते हैं। किसी के साथ तुम वफादार नहीं हो सकते हैं। तुम्हें मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, तुम सिर्फ हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि तुम्हें एक टिकट चाहिए। आज मैं हैदराबाद के जब हमारे बहुत सारे सीनियर कॉर्पोरेटर्स को, मजलिस के चाहने वाले लोगों को देखता हूं तो मैं भी उनसे सीखता हूं। आप लोग भी सीखिए। 20-20, 25-25 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोग जिन्होंने कभी ये मांग नहीं की कि हमें आप ये टिकट दे दो, वो टिकट दे दो। असद साहब फैसला करते हैं, अकबर साहब फैसला करते हैं और पूरी की पूरी जमात उसके पीछे लब्बैक कहती है। तब जाकर ये जमात आगे बढ़ेगी। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की इकलौती एक जमात है, एक एमपी इनका चुनकर आता है और जिंदगी भर ये एक ही एमपी रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आपने मुझे वोट नहीं दिए, दे भी नहीं सकते हैं, लेकिन 5 साल अगर इम्तियाज जलील पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू जाकर बैठा, उनके पीछे जाकर बैठा, तो उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि जिस वक्त ये नतीजे आ रहे थे आप लोगों के भी हाथ उठे थे दुआओं के लिए कि या अल्लाह इम्तियाज जलील को भी तू जिता दे महाराष्ट्र। और उसी का नतीजा है कि 5 साल हम भी वहां पर जाकर बैठे और मुझे यह एहसास हुआ कि असदुद्दीन अवैसी साहब अगर पार्लियामेंट के अंदर गरजते हैं, अगर वो बरसते हैं, अगर वो हुकूमत की आंख में आंखें डालकर सवाल करते हैं, तो उन्हें ताकत आखिर कहां से मिलती है। मैं जब गया वहां पर तो मुझे उसका जवाब मिला, वो ताकत उन्हें एक तो यहां से मिलती है और एक यहां से मिलती है मेरे भाई, यहां से आप लोगों से मिलती है ये ताकत। आप किसे कुर्सी पर बिठाना, किसे गिराना, इस लोकशाही के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर आपको यह इख्तियार दिया गया है। हम आपसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं मांगे, आज हम आपसे सिर्फ महज अपने इलाके के अंदर अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। एक ऐसे वक्त में आए हैं जहां पर इस मुल्क के हालात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हो रहा है, देखिए कैसा सियासत का एक नंगा नाच आज इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की हुकूमत, अजीत दादा की राष्ट्रवादी की हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है। हमसे कहते हैं कि हमारे 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के अनअपोज चुनकर आ गए हैं। मोदी जी, ये लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब, ये लोकशाही के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भी इलेक्शन क्यों करवा रहे? उम्मीदवारों को कई जगह के ऊपर पुलिस की सुरक्षा में फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ा। इसे मोदी जी क्या कहते हैं पता है आपको? गुंडागर्दी कहते हैं। आपके हुकूमत की गुंडागर्दी कहते हैं इसे, कि जहां पर आप लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं, और जो फॉर्म वापस नहीं ले रहा है तो आपके पास तो वो मंत्र है ना, गुवाहाटी का मंत्र। गुवाहाटी आप ही लेके गए थे, हेलीकॉप्टर्स आपने ही सजाए थे, और आमदारों को कैसा खरीदा जा सकता है, कैसे खोखे फेंककर, कैसे खोखों में करोड़ों रुपया देकर इंसानों को कैसा खरीदा जा सकता है, ये इस मुल्क के नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब ने बताया। मेरे शहर के अंदर एकनाथ शिंदे साहब का एक मंत्री है, संजय शेरशाह, कहा कि एमआईएम ये जो इलेक्शन लड़ रही है ये सिर्फ वोट काटने का काम करती है। अरे हमने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा? आमदार जब बने तो तुम्हारी ही पार्टी के खिलाफ लड़ा। 40 साल से वहां पर अपनी क़यादत नहीं थी, हमने लड़े वहां पर जाकर। 40 साल के तुम्हारे उस राज को हमने खत्म किया और वहां पर हमने हमारे झंडे को लहराया। लोकसभा के अंदर एकनाथ शिंदे साहब, मैं पुलिस की मौजूदगी में ये बात कहता हूं, अगर है हिम्मत एकनाथ शिंदे साहब के अंदर तो मुझे भेजे नोटिस। हेलीकॉप्टर के अंदर पैसों के बैग लाए गए थे, जिस हेलीकॉप्टर के अंदर खुद एकनाथ शिंदे साहब आए थे, और पैसा किसके घर, किसके जरिए गांव-गांव में पहुंचाया गया था? पुलिस की गाड़ियों के अंदर
बेईमानी का पैसा एक नाथ शिंदे साहब लेकर आते हैं हेलीकॉप्टर में, और वो हेलीकॉप्टर में जो बैग्स लाए गए वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर। मामूली बात नहीं है आजी साहब, ये आज इम्तियाज जलील कुछ नहीं है, इतनी बड़ी हुकूमत इनकी है, लेकिन जब मैं खुलेआम अगर ये कह रहा हूं तो निकालो उस दिन का सीसीटीवी उस एयरपोर्ट का, तुम्हें पता चलेगा। पूरे के पूरे सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई लोकसभा के अंदर। फिर विधानसभा का इलेक्शन आया तो क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या शरद पवार साहब, क्या अजीत पवार साहब, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उद्धव ठाकरे साहब, पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी हारे, कोई भी जीते चलेगा, लेकिन ये एमआईएम का इम्तियाज जलील ने यहां से जीतना नहीं चाहिए। पानी की तरह पैसा बहाए, पानी की तरह पैसा बहाए। पहलवान वो क्या समझे कि मुझे गिरा देंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अभी महाराष्ट्र में हमारे जलवे देखिएगा, बोलना उनको तो समझ में आएगा। ये समझे गिरा देंगे, मजलिस कमजोर हो जाएगी, मजलिस खत्म हो जाएगी, इम्तियाज जलील खत्म हो जाएगा। मैं कल मुंब्रा गया था और वहां पे सीधा सीधा छोटे मोटे बोले, मैंने कहा मोदी जी, भाई और बहनों, बगैर गाड़ियां का इंतजाम करे हुए, बगैर 500-500 रुपये देकर जितनी पब्लिक हमको सुनने आई है, मोदी जी उतनी जमा करके दिखाओ तो समझ में आएगा। ये इतने जमा करने के लिए 500-500 फेंकना पड़ता है, और इलेक्शन के पीरियड के अंदर बैठती नहीं पब्लिक, पैसा मिला कि दूसरे मंडप में भाग जाती है। ये सिर्फ एक हमारे एक नारे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जमा होते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरे भाई। यकीनन जब हमारे अपने काउंसिलर्स, हमारे अपने कॉर्पोरेटर्स चुन के आते हैं तो आपकी बस्ती, आपके इलाकों के अंदर यकीनन आपके अच्छे काम आप करवा सकते हैं। आज इस मुल्क में जितने भी मुसलमानों के बस्तियां हैं, मुसलमानों के इलाके हैं, वहां पर एक धंधा बड़े जोरों से चलाया जा रहा है, हुकूमत की जेर निगरानी चलाया जा रहा है। चाहे वो भिवंडी हो, मुंब्रा हो, औरंगाबाद हो, भीड़ हो, धुलिया हो, मालेगांव हो, जहां जहां पर भी आपकी आबादी है वहां पर एक धंधा हुकूमत चला रही है। धंधा क्या है? तो नशे का कारोबार। जिस धड़ल्ले से ये कारोबार चलाया जा रहा है पुलिस सब जानती है, लेकिन इस नस्ल को कमजोर करना चाहती है। वरना अगर हम बैठे बैठे अगर ये जान सकते हैं कि इस इलाके के अंदर यहां से ये नशे का कारोबार चल रहा है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है? क्या वजह है? ये आज ये धंधा पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतने जोर से चलाया जा रहा है आपको कमजोर करने के लिए। एक ऐसे दौर में हम गुजर रहे हैं जहां पर हमारी एक बच्ची हिजाब में बुर्का पहनी हुई बिहार के मुख्यमंत्री के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए खड़े रहती है, और वो मुख्यमंत्री उस बच्ची का हिजाब, उसका नकाब अपने हाथ से खींचता है
ये मुख्यमंत्री किसके साथ जुड़ा है? वही भारतीय जनता पार्टी के साथ, वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, बड़े बड़े बातें करने वाले, और यहां पर तो लाडली बहन के नाम के ऊपर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, वो बच्ची का हिजाब खींचते हैं। तसव्वुर करो, तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी बहन, उस पर क्या गुजरी होगी। और अगर से बात यहीं पर नहीं थमती है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के बारे में जब मीडिया उनसे कहती है, तो जवाब क्या मिलता है उस मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री का? इतना बवाल क्यों? नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? तसव्वुर करो, उसके पोती की उम्र की बच्ची, एक छोटी बच्ची के बारे में वो मंत्री ये जवाब दे रहा है कि सिर्फ हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर हो जाता तो क्या करते? दूसरे लोग क्या जवाब देते नहीं मालूम, लेकिन अगर वो बच्ची मुसलमान की ना होकर अगर हमारे हिंदू भाई की होती, अगर वो बच्ची दलित समाज की होती, अगर ओबीसी समाज की होती और उसने इस तरह का बयान दिया होता, तो हमारा जवाब यही होता कि तू कहता है कि अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? अगर हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा देते। अगर मंत्री अगर इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करे और वो समझे कि हम भी कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, राष्ट्रवादी के हम मुसलमान लीडर हैं, हमें अपनी कुर्सी प्यारी है, कौन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कुर्सी मुबारक। लेकिन उसको जो भाषा समझ में आती है, हम उसी भाषा के अंदर उसको जवाब दिए हैं। तो फौरन दूसरे दिन मीडिया वाले आ गए, ये डंडा लेके बोले आपने उनको ऐसा बोले। मैंने बोला बोले। अब मैं बोला आपने नहीं सुने तो फिर से सुन लो। तुम जिस लहजे में बात करेंगे, आप तसव्वुर करिए कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर सकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडे और मवालियों को क्या मैसेज गया होगा। जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज अली जाकर बैठता था मेरे भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की जितनी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब लोग, वो सब महिलाएं जो है वो घूंघट डाल के बैठती थी। वो घूंघट के अंदर बैठती थी क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब इसकी इजाजत देती है। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। हम सम्मान करते हैं कि अगर उनकी तहजीब पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन सर के ऊपर से हमने आज तक कभी उनका घूंघट नीचे होते हुए नहीं देखा। और तुम महज अपनी सत्ता है, अपनी हुकूमत है, तो हम कुछ भी करेंगे। तो तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इतने सालों तक तुम जो करते थे, मजलिस नहीं थी। और अब अगर तुम ये सोच रहे हैं कि हम खामोश बैठेंगे, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी फितरत ऐसी हो गई है, कुछ आता है ना सामने से तो हम सूद के साथ दे देते हैं। और इनको क्या है, अब इनकी आदत हो गई है कि लातों के भूत, क्या लातों के भूत। तो जिसको जो बात समझ में आ रही है, आपको हम सिर्फ एक बात समझाने के लिए आए हैं मेरे भाई।
15 तारीख के दिन इलेक्शन है। आप लोगों को 21 उम्मीदवार हमने, इरशाद भाई 21 उम्मीदवार हमने उतारे हैं। तैयार है पतंग उड़ाने के लिए? देखिए 14 तारीख के दिन हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति का त्योहार। 14 तारीख के दिन माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। अब ये त्योहार में क्या होता है माजिद भाई, आपको पता है? पतंग उड़ाना पड़ता है। अब क्या करें? तो हमारे पास एक मंत्री है शिवसेना के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, शिकायत करी वहां पे जाके, बोले ये पतंग MIM की खींच लो, उनको ये इलेक्शन में पतंग यूज मत करने दो, क्योंकि हमारा त्योहार आ रहा है 14 तारीख को और हमको पतंग उड़ाना पड़ता है। और जब लोग हमारे हाथ में पतंग देखेंगे तो 15 तारीख के दिन जाके पतंग के ऊपर मोहर लगाएंगे। तो लिखित में उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए गए। इलेक्शन कमीशन IAS ऑफिसर होता, वो भी नीचे से ऊपर तक देखा, बोला ये कहां से ले आ जाते हैं। एक नाथ शिंदे साहब ने कहां से ढूंढ कर लाया ये नमूने को, जो कह रहा है कि पतंग की वजह से लोग डालेंगे। तो मैंने जवाब दिया, तेरे हाथ में पंजा है क्या? नहीं है ना पंजा, किसी पार्टी का निशान है ना ये भी, तो क्या काट के फेंक देगा इलेक्शन तक? घड़ी देखेगा नहीं क्या? घड़ी की निशानी है ना किसी पार्टी की, तो घड़ी देखेगा ही नहीं। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर शादी का मुहूर्त चल रहा है, तुतारी बजाने की परंपरा है, तो क्या तुतारी नहीं बजाएंगे? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, तो नहीं खिलना चाहिए। और एक पक्ष की निशानी तो सूरज है, नहीं निकलना, निकलना ही नहीं, क्योंकि मंत्री जी ने बोले कि नहीं, सूरज को देख के लोग वोट कर डालेंगे। जोरदार तालियां बजाओ मंत्री के लिए। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारे नेता ऐसे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के पास गए ये शिकायत लेके, मैं सीधा नरेंद्र मोदी साहब के पास जाने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी जी, मरना सबको है, मुझे भी, आपको, सबको मरना है। तो ये मंत्री जब तबका तो इसका मेंदू भेजा, निकाल के प्रिजर्व करो और दुनिया को दिखाओ कि कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। बस मेरे भाई, राह मुश्किल है मगर हमने तय कर लिया है। राह मुश्किल है मगर हमने ये तय कर लिया है, न झुकेंगे न डरेंगे, जब जुड़ेंगे तब उड़ेंगे। है जोड़ने के लिए तैयार? और 14 तारीख के दिन वो मंत्री उड़ाए ना उड़ाए, आपल्याला मकर संक्रांती या वर्षी खूप जोराने साजरी करायची आहे आणि आपल्याला हे बघायचं आहे की त्यांना राजनीती महत्वाची आहे की आपला सण महत्वाचा आहे। उड़ाना तो तुझे भी पड़ेगा मेरे लाल। 14 को तुम उड़ाओ, 14 को तुम उड़ाओ, 15 को हम उड़ाएंगे और 16 को पूरा महाराष्ट्र जश्न मनाएगा। है तैयार? बताओ हाथ से कैसा उड़ाया जाता है पतंग? जरा रुको, ए भैया अब हमारे पास से हटाइए, उधर दिखाई दो, उधर दिखाओ, बहुत है। बताओ पतंग कैसे होती है? और पीछे वाले पूरे किराए के आए हुए हैं, कोई भी नहीं उड़ा रहा है। बताओ पतंग कैसे होती है? बोलो, चलिए बताओ कैसे होती है पतंग? बस जाना है जहां पर भी पतंग की निशानी नजर आए, बस वहां पर
दबादब 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 पतंग उड़ाना है। बहुत बहुत